नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज बात करेंगे हम और आप मिलकर के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गल्फ विजिट और हमारी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 143 जो 14 पॉइंट्स 14 बिंदुओं पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगा है, जिसको हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार कहते हैं। इन विषयों पर बातचीत करेंगे, जिसमें हमारे फैकल्टी हेड अभिषेक सर हमें बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खाड़ी देशों की यात्रा का क्या मतलब था, खासतौर से तब जबकि भारत और पाकिस्तान में पहलगाम को लेकर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और अमेरिका ने ये श्रेय लेने का प्रयास किया कि जो ऑपरेशन सिंदूर रुका और जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को रोकने की उन्होंने कोशिश की, उसमें उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, बल्कि मध्यस्थ की भूमिका रही। हालांकि भारत सरकार ने इसको सिरे तौर पर नकार दिया। क्या है ये, जिसके बारे में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गल्फ विजिट और आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ये सारा मामला जानेंगे अभिषेक सर के साथ। अभिषेक, पहले तो आप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी हाल के दिनों में गल्फ देशों की यात्रा पर, खाड़ी देशों की यात्रा पर आए, जिसके बड़े महत्वपूर्ण भारत और उपमहाद्वीप की राजनीति, खाड़ी देशों की राजनीति और इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और दूसरा विषय जो कि आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को एब्सोल्यूट जस्टिस, पूर्ण न्याय का अधिकार देता है, जिसके तहत तमिलनाडु के गवर्नर एन रवि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधानसभा या संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को एक निर्धारित समय सीमा में मंजूरी देनी होगी, स्वीकृति या अस्वीकृति करना होगा। अगर ये 90 दिन या 3 महीने की समय सीमा बीत जाती है तो वो डीम्ड पास्ड या अप्रूव्ड, यानी मान लिया जाएगा कि वो पारित हो गया। उसको लेकर बड़ा वाद विवाद हुआ है और जो कि बड़ा जायज है और इसके बड़े दूरगामी संवैधानिक परिणाम होंगे। इनके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। धन्यवाद सर। जो आपका पहला क्वेश्चन है मुझसे शुरुआत करेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी गल्फ कंट्रीज, 3 गल्फ कंट्रीज की उन्होंने यात्रा की। स्टार्ट उन्होंने सऊदी अरेबिया से किया, सऊदी अरेबिया, फिर यूएई और फिर कतर। इसको सर मैं इस तरीके से कहूंगा कि ये बात सच है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है। मतलब किसी ने ये एज्यूम नहीं किया होगा कि ट्रंप अगर अपनी फॉरेन विजिट चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो वो गल्फ को करेंगे। अपने सेकंड टेन्योर का ये उनका पहला है, उनका ये जो टेन्योर है उसका पहला फॉरेन विजिट है, उन्होंने गल्फ कंट्रीज को चुना। वैसे अगर आप देखेंगे तो वो फ्रांस चले जाते, यूरोपियन कंट्री चले जाते, मे बी इंडिया आ सकते थे, लेकिन वो गल्फ गए। अब इसी गल्फ का जो उनका टूर रहा, अगर इसको देखा जाए तो इसमें 2-3 डायमेंशंस है सर, उन्होंने गल्फ क्यों सेलेक्ट किया। मैं जहां तक इसको एनालाइज कर पा रहा हूं सर, वो इस दौर में, इस पूरे टेन्योर में या इस पूरा जो उनका टूर रहा, इसमें वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मुझे कम नजर आए, बल्कि एक बिजनेसमैन मुझे ज्यादा नजर आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से गए वहां पर और जिस तरीके से उन्होंने डील की है कि सऊदी अरेबिया के साथ 600 अरब डॉलर से ज्यादा की उन्होंने डील की, 17 लाख डॉलर से ज्यादा का तो जो है कतर ने बोइंग प्लेन्स का ऑर्डर उनको दे दिया है और मेरे ख्याल से 160 प्लेन बोइंग जो है वो खरीदेगा कतर। तो बड़ा अच्छा खासा ह्यूज इन्वेस्टमेंट वो लेकर के जो है वो अमेरिका वापस आए हैं। तो एक तो स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ये टूर रहा और दूसरा इकोनॉमिकल। स्ट्रैटेजिकल मुझे कम लगता है, इकोनॉमिकल मुझे ज्यादा लग रहा है कि अपने अमेरिकन इकोनॉमी को देखते हुए उन्होंने गल्फ को सेलेक्ट किया। अब आप देखिए कि अमेरिका ने इजराइल का विजिट नहीं चूज किया, वो चले गए गल्फ और वहां गए हैं जहां पे वो ईरान को एक मैसेज दे रहे हैं सीधे जा करके। तो सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने दोस्ती अपनी अच्छी मजबूत करने की कोशिश की है और ईरान को काउंटर किया उन्होंने इस पूरे अपने टूर से, क्योंकि सऊदी अरेबिया में और ईरान में वहां पर हेजेमनी की एक लड़ाई चलती है, एक वर्चस्व की लड़ाई चलती है कि कौन उस पूरे जो है वेस्टर्न क्षेत्र में जो है किसका आधिपत्य होगा वेस्ट एशिया में पूरा। तो कुल मिलाकर के ये है कि हाँ, अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने उस जो है टूर को उन्होंने सेलेक्ट किया।
एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आया, जो उन्होंने क्लियर कट मैसेज सीरिया को दिया है। अब ये उन्होंने बातों उन्होंने ये कह भी दिया कि सीरिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिज्म, वो उसको अपलिफ्ट करेंगे। अगर जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं सीरिया के सामने कि सीरिया आइसिस को फिर से जो है वो पनपने ना दे वहां पर, दूसरा जो वहाँ आतंकवाद है उसको वो खत्म करे, वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट है सीरिया के, तो जो सीरिया के ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा रखे वो उसको वहां से हटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, इन तीनों के साथ उनको अच्छा खासा पैकेज मिला है। बढ़िया भरकम वो झोली भर करके इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं अमेरिका, और ये दिखाया है उन्होंने कि अच्छा। दो उनके स्टेटमेंट सर बड़े मतलब जो मैं पूरी उनकी वो स्पीच सुन रहा था, इसमें उन्होंने एप्पल को भी कहा है टिम कुक को कि एप्पल जो है वो इंडिया में अपना प्लांट ना लगाए, अमेरिका में आके प्लांट लगाए। और हमारे अंबानी साहब की मुलाकात भी हुई, विजुअल्स मैंने भी विजुअल्स जो आए थे, तो उसमें उन्होंने दो लाइन जो उन्होंने बोली, एक लाइन उन्होंने बोली है, अब पूरे दो डायलॉग से आप उनके पूरे टूर को समराइज कर सकते हैं। एक उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने हितों के लिए और अपने सपोर्टर्स के हितों के लिए किसी भी बेंचमार्क को क्रॉस करने को तैयार है। और दूसरा जो उन्होंने बात बोला, उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पहले इस पूरे रीजन का, जो ये वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है, गल्फ वाला, इसकी पहचान होती थी मौत, स्ट्रगल, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट से। अब इसकी पहचान होगी अपॉर्चुनिटी से, अब इसकी पहचान होगी बिजनेस, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी से। तो वो एक बड़ा क्लियर कट उन्होंने मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की है कि पूरा रीजन जो कभी जाना जाता था बहुत बैकवर्ड रीजन और जहाँ संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही, अब दुनिया देखेगी कि यहाँ पर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है। तो उन्होंने अपना एक हाथ बढ़ाया है मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ कि हम लोग मिलकर काम करें, और ईरान को उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अभी जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राष्ट्रपति महोदय ने अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा है, वो क्या है? अब ये 8 अप्रैल का एक जजमेंट है, जिसमें आपने अभी बताया ही कि तमिलनाडु सरकार और वहाँ के जो गवर्नर है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन पास कर दिया अंडर आर्टिकल 142 कि अगर इस स्टेट विधानसभा से कोई बिल पास होता है तो गवर्नर जो है उसको एज सून एज पॉसिबल उसको साइन करे, और अगर गवर्नर डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो डीम्ड पास मान लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर गवर्नर किसी बिल को राष्ट्रपति को हैंड ओवर करते हैं तो प्रेसिडेंट को भी 3 महीने के अंदर उस पर एक्शन ले लेना होगा। अच्छा, ये टेन्योर या ये फैशन ज्यादा उन स्टेट्स में मिलता है सर जहां पर सेंटर की गवर्नमेंट नहीं होती, मतलब सेम पार्टी की सरकार नहीं। हाँ, मतलब यूनियन गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है। आज के दौर में कहें तो बीजेपी अगर भारत सरकार में है तो जो गैर बीजेपी सरकार है वहां पर राज्यपाल और राज्य के बीच में टकराव होता है, बीच में टकराव चलता है, और ज्यादातर टकराव इसी पे होता है, बिल गया पास नहीं हुआ। जैसे हमने केरल में देखा था, जैसे पंजाब में आप देखिए मिल जाता है, बंगाल में मिल जाता है। तो ये सारे मैटर्स भी फाइनली जुडिशरी में ही जाते हैं। तो जुडिशरी ने एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की कि मैटर को कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन एक बात है सर कि एक गलत को दूसरे गलत से सही नहीं किया जा सकता। मतलब अगर राज्यपाल कोई काम कर रहे हो वो गलत है कि उन्होंने बिल को अपने पास रोक रखा है जस्ट टू एडजस्ट द राइवलरी और कोई चीज को उनको देखना है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि नहीं आप 3 महीने में उसको आप जो है पास कर देंगे, तो इसको भी लेके बड़ी आलोचना होगी कि हाउ कैन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिस टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा नहीं है। आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 201 है, वहां पर कहीं भी टाइम लिमिट नहीं फिक्स की गई है। तो उसी को लेकर के प्रेसिडेंट ने, हमारी जो राष्ट्रपति है, उन्होंने आर्टिकल 143 के 14 क्वेश्चन का एक क्वेश्चनएयर बनाया जिसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से जाना गया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर किया है। अब जो नए चीफ जस्टिस हैं भारत के, गवाई साहब, जैसे ही वो गद्दी पर बैठे और 6 महीने का टेन्योर है उनका, कांटो भरा ताज आ गया। इस 6 महीने में सर उनको 2-3 चीजों को सॉल्व करना है। करप्शन इन जुडिशरी, वक्फ वाला, और जो ये कोलिजियम में सब चलता है इसको कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करें, कोलिजियम, नेपोटिज्म वगैरह। और दूसरा अब ये आ गया जो प्रेसिडेंट ने कह दिया, अब इसने बड़ा एक जो है मतलब एक डायलॉग जो है वो क्रिएट कर दिया कि मतलब राष्ट्रपति की तरफ से ये आया है
तो अब सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ ना कुछ तो बोलना है कि क्या भारत सरकार इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उस पर एक रिव्यू पिटीशन भी दाखिल कर सकती है? एज पर दी लॉ तो रिव्यू पिटीशन ही जाना चाहिए था सर, कि अब ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया है इस पर तो सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है, जवाब देने से मना भी कर सकता है। रिव्यू पिटीशन वुड हैव बीन बेटर ऑप्शन, ये ज्यादा बेटर होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू के लिए चले जाते। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या आदेश या क्या प्रेसिडेंट को कहता है। ठीक कहते हैं। तो आपने देखा हमारा ये प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें ये प्रोग्राम। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने बातों, अपनी भावनाओं, अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं आप किस तरीके के वीडियो और प्रोग्राम पसंद करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक पर चाहते हैं, और हम जरूर उस पर आपके साथ मुखातिब होंगे, जुड़ेंगे। लगातार देखते रहिए हमारा प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक और हमारा यूट्यूब चैनल वैद ICS लखनऊ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।